हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। इस साल में हम सेबी ग्रेडेड पेपर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर। ये कंपनीज एक्ट के अंदर 3-4 सेक्शन, अच्छे से सेक्शन आज हम पढ़ेंगे 179 से लेके 183। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको हमने बोर्ड बोला है, कंपनी आपने और मैंने, हम शेयर होल्डर्स, ठीक है, हम ओनर्स, हमने बोर्ड को बोला है आप काम करो क्योंकि आपके पास रेलिवेंट नॉलेज है, इसलिए हमने बोर्ड का अपॉइंट किया। अब बोर्ड कह रहा है हाँ हम काम करेंगे। बोर्ड कहेगा हमारी पावर्स क्या है, हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा काम करने का, कोई हमें रोकेगा तो नहीं। क्योंकि स्टार्टअप है, उनको ऐसे ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि वो कहेंगे कि आप बार बार हमें आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की। तो बात थी, हाँ इन्होंने सही बात बोली। किस किस बातों पे, कौन कौन सी बात है जिस पे इनको परमिशन लेनी जरूरी है बोर्ड को, किस किस बातों पे बोर्ड खुद डिसीजन लेके काम कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो जैसे आपको काम करना है, ठीक है। हमें बताओ सेक्शन के अंदर कंपनीज एक्ट में जो गवर्नमेंट है उसको क्या लगता है कि कौन कौन से डिसीजन में शेयर होल्डर्स आने चाहिए और कौन कौन से डिसीजन में बोर्ड अपने आप काम कर सकता है, ठीक है। और एक और बात आई, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन करना क्या कहते हैं, कुछ कुछ पैसे का ना कंट्रीब्यूशन करना है, कंपनी के पैसे को कंट्रीब्यूट करना है। बोर्ड कह रहा है हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब आपको और मेरे को लगता है कि शेयर होल्डर के पैसे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पैसा हमारा, तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, हमारे पैसे को तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हमारे प्रॉफिट्स को तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बट कंपनी एक्ट ने कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी किसी में आपकी रजामंदी, आपके रेजोल्यूशन, आपकी हाँ भरने पे, आपकी स्टैंप लगने पे ही पेमेंट होगी। कभी कभी वो अपनी मर्जी से पेमेंट कर सकते हैं। किस किस केस के अंदर अपनी मर्जी से पेमेंट कर सकते हैं हमें बताओ। बेटा मैं बताऊंगा। एक केस में आपको हंसी आएगी, एक केस में आपका दिल कहेगा हाँ हाँ दे दो, पैसे दे दो, कंट्रीब्यूट कर दो। चलो ठीक है, अभी हम पढ़ाई करते हैं। हम पढ़ते हैं, सारे सेक्शन पढ़ेंगे, एक सेक्शन को चुन चुन के पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 179 हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कहता है पावर्स ऑफ बोर्ड। बोर्ड के पास क्या पावर है। अब हम कहते हैं कि बोर्ड के पास सारी पावर है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम पावर एज द कंपनी इज ऑथराइज्ड। जो कंपनी के पास पावर है वो सारी बोर्ड के पास पावर है, क्योंकि बोर्ड एक रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का। हमने कहा आपके पास सारी पावर है, रुको रुको रुको, कुछ कुछ पावर हम आपसे छीन लेंगे, कुछ कुछ पावर हम कहेंगे कि नहीं ये आपके पास नहीं है। क्या, अब हम कह रहे हैं कि ठीक है, कम ये जो फर्स्ट लाइन है सेक्शन की, उन्होंने बोला सारी पावर्स हैं, बट आप और मैं अगर चाहते हैं कि कुछ पावर्स ना हो तो हम उसको रोक सकते हैं। जैसे कि इसके टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट अनबिल्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड। अनकंस्ट्रेंट नहीं है, उसपे कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। है क्या कॉन्स्ट्रेंट है उसकी पावर पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर को हमने कहाँ कहाँ रोक लिया। It is provided that while exercising such power or doing such act or thing, the board shall be subjected to the provisions contained in behalf in the Companies Act 13। जो कंपनी एक्ट 13 में कॉन्स्टेंट है वो मान्य है। और इन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम एमओए हमारा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, और हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर उसके अंदर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो वो उसको माननी पड़ेगी, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और एनी रेगुलेशन विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एंड आर ड्यूली मेड देयर अंडर। अब इसके अंदर क्या बात है कि अगर उन्होंने जनरल मीटिंग के अंदर कुछ रेगुलेशन बना दी, जनरल मीटिंग बुलाई, सारे शेयर होल्डर बैठे, शेयर होल्डर ने मिलकर बोला कि हम नहीं चाहते कि बोर्ड एक स्पेसिफिक पावर के उसके पास रहे, मतलब अगर कोई डिसीजन उसको लेना है तो वो हमें बुलाए। वो रेगुलेशन अगर शेयर होल्डर से बना दी तो उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। बट कंपनी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। चलो ठीक है, बी पॉइंट। फर्दर द बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर और डू एनी एक्ट और थिंग which is directed or required whether under Companies Act or by memorandum or article of the company or otherwise to be exercised or done by company in general meeting। बोर्ड के पास वो पावर नहीं आएगी जो स्पेसिफिकली लिख दिया गया कि इसको तो जनरल मीटिंग में ही आपको बुला के करना है, कि आप जनरल मीटिंग बुलाओ और शेयर होल्डर्स को समझाओ आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कंपनी एक्ट ने आपको बोला है कि आपको रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। उस पावर को आप बोर्ड रेजोल्यूशन से नहीं कर सकते। डन डन, ये समझ में आती बात, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रेगुलेशन मेड इन जनरल मीटिंग। दो इफेक्ट होते हैं, कोई अगर हमने रेगुलेशन या रूल्स बनाए ना आपके घर में, या फिर कोई रेगुलेशन बना, या तो ये आगे से चलेगा या तो ये पीछे से भी चलेगा। है, आगे से चलेगा तो ठीक है, आगे से जो चल रहा है उसको कहते हैं हम प्रोस्पेक्टिव। अगर वो पीछे से इफेक्ट आता है तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। वो हमें रेट्रोस्पेक्टिव कहाँ पे देखने को मिलता है, वो जनरली इनकम टैक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। जब कोई चोरी कर चुका होता है टैक्स की, बड़ी बड़ी कंपनियां जब चोरी कर चुकी होती है, लूप होल्स को देख के कुछ ना कुछ चोरी कर चुकी होती है, तो उस चोरी से बचने के लिए
गवर्नमेंट क्या कहती है, ये सेक्शन को हम अमेंड कर रहे हैं और इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा, पिछली डेट से रहेगा, पिछली डेट से इफेक्ट है। तो जिसने चोरी करी होती है, जो बच के निकल रहा होता है, जो बच के निकल रहा होता है, वो उस सेक्शन के अंदर पकड़ा जाता है और उसको टैक्स देना पड़ता है। ऐसे बड़े सारे केसेस आप थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या बोला कि अगर कंपनी, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कोई रेगुलेशन बनाई, आज जनरल मीटिंग में उन्होंने कोई रेगुलेशन बना दी, तो वो आज आज के बाद ही एप्लीकेबल है। वो शेयर होल्डर से नहीं कह सकते कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है, वो बेटा लॉ ही कर सकता है, कंपनी मतलब जो अथॉरिटीज है वही कर सकती है। आप और मैं मिलके नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग से है, जो जो आपने गलतियां करी उसकी पेमेंट आज करो। हमने कहा ये प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव, इसको हम पढ़े, इसका टेक्स्ट पढ़े। Any regulation made by company in general meeting shall not invalidate any prior act of the board which would have been valid if the regulation had not been made। अगर वो रेगुलेशन नहीं बनती तो उसको हम इनवैलिडेट नहीं कर सकते, उसके पुराने एक्ट को। अगर हमने कोई आज रेगुलेशन बनाई, उसके पुराने एक्ट को हम इनवैलिडेट नहीं कर सकते, ठीक है। दस अ रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग कैनॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, उसका पीछे से इफेक्ट नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर कैनॉट invalidate prior acts of board if they were otherwise validly executed earlier। डन डन डन। आगे, पावर्स ऑफ बोर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन। अब बोर्ड के अंदर भी कुछ बोर्ड मेंबर्स, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस को करने के लिए। बट कुछ बोर्ड मेंबर्स इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, तो वो अब कभी कभी आते हैं, वो देख रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, बट वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला कि कुछ कुछ पावर्स बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ही करी जाएंगी। मतलब जो डायरेक्टर सो रहे हैं, जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, आप उनको भी बुलाओ और अपने डिसीजन को बताओ, उनको, उनसे रेजोल्यूशन पास करवाओ, ठीक है। फॉलोइंग पावर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास एट अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होगी, उसके अंदर इन इन बातों का आप अप्रूव कराना आपको जरूरी है। मतलब ये मैनेजिंग डायरेक्टर खुद नहीं ले सकता। कौन सी बात है मैं बताऊं। ए, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर। हमें पैसा मंगवाना है शेयर होल्डर से, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर रात को फोन कर देगा कि हाँ भाई मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा बोर्ड को बुलाओ कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट इस समय क्यों है, आपके मतलब उस पैसे का आपको क्या करना है। बोर्ड अगर अप्रूवल देगा, ये नहीं कि आप पैसा मंगवा के आप रख लो। बोर्ड जिसमें अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, वो क्वेश्चन करेंगे कि अभी आपको मेंबर से पैसा क्यों मंगवाना है, ठीक है। मेंबर्स का पैसा, वो अपने मेंबर्स अपने पैसों पे इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, अगर आपको रियल में जरूरत है इस पैसे की, आप तभी मंगवाओ। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और जो दूसरे डायरेक्टर है, वो हमारी सेफ गार्ड के लिए बैठा है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी हमारी सेफ गार्ड के लिए बैठा है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ा सा लालची होता है। वो क्या कहता है, मेरे को बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो कहता है कि पैसा आन दो, पैसा आन दो। ए हो गया पॉइंट। बी, ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 68। अगर वो बाय कंपनी के पास पैसा आ गया और वो बायबैक करना चाहती है कि मेरे को सिक्योरिटीज बायबैक करनी है, तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन होना जरूरी है, सबका मानना जरूरी है, ठीक है। सी पॉइंट, जहां पे भी पैसे मतलब कंपनी की कैपिटल से छेड़कर हो रहा है ना, आप समझे, वहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, जहां पे कैपिटल ऊपर नीचे होने के चांसेस आ रहे हैं, ठीक है। सी पॉइंट, टू इशू सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिवेंचर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे भी कैपिटल से हमारी बात है, जहां पे भी कैपिटल के अंदर कुछ कुछ कैपिटल में छेड़खानी कर रहे हैं, वहां पे एक बंदा काम नहीं कर सकता, वहां पे हमें बोर्ड की जरूरत है। डी पॉइंट, टू बोरो मनी। इस पॉइंट के अंदर आपकी और मेरी, सर इसके अंदर तो कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है, बट बेटा बोरो मनी, अगर आपको बिजनेस करनी है तो बोरो मनी करना तो जरूरी है। अब आप समझो कि हर बारी जब मैं मनी को बोरो करने जाऊंगा, तो क्या मैं हर बारी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराऊं, हर बारी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराऊं, ठीक है। हम ये बोर्ड रेजोल्यूशन के उन्होंने सेक्शन में लिख दिया, हमें पास कराना पड़ेगा, चलो। बट इसके लिए आगे एक्ट ने थोड़ी लीनियंसी दिखाई है, हम वो भी पढ़ेंगे। आप बात समझो कि यहाँ पे लिखा है कि बोरो मनी करने के लिए आपको रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने इसको नोट करके साइड पे रख लिया कि ये कह रहे हैं कि हर बार जब हम बोरो करेंगे मनी, तो रेजोल्यूशन पास कराना है, चलो ठीक है। नोट, आगे एक्सप्लेनेशन आएगी सेक्शन के अंदर। By way of explanation too, it is clarified that in respect of dealing between a company। अच्छा, ये बोरो मनी की एक्सप्लेनेशन साइड में दे दी गई, साइड में ही इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई कि आपको पैसा अगर बोरो करना है। It is clarified that in respect of dealing between a company and its banker, the exercise of the power of the company specified in clause D। clause D कौन सा, पैसा बोरो करने का। इस किसके बीच में, कंपनी और उसके बैंकर। कंपनी किसी और कंपनी से बोरो करने की बात नहीं कर रहे, कंपनी और बैंकर। अगर बैंकर से बोरो कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, द अबव शैल
The above shall mean the arrangement made by company with its banker for the borrowing of money by way of overdraft or cash credit or otherwise. उन्होंने बोला अगर आपको पैसा चाहिए overdraft, cash or otherwise, this does not refer to the actual day-to-day operation on overdraft, cash credit and other account by means of this which the arrangement so made is actually availed of. इसको हम फिर से पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आई, बीच में हमने ट्रैक खो दिया. सुनो. By way of explanation too, it is clarified that in respect of dealing between a company and its banker, the exercise of power by the company specified in clause D above shall mean the arrangement made by the company with its banker for the borrowing of money by way of overdraft, cash credit or otherwise. This does not refer to actual day to day. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि एक्चुअल डे, ये बोरो मनी की जो बात करी गई, इसके अंदर ऊपर वाली बात बैंकर्स जो डे टू डे उनके जो एक्चुअल काम चल रहा है उसके लिए अगर बोरिंग चल रही है, उसके केस के अंदर हमें बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, ये स्पेसिफिकली बोल दिया गया. आप ये लाइन पढ़ो, दिस डज नॉट रेफर टू द एक्चुअल डे टू डे ऑपरेशन ऑन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और अदर अकाउंट्स बाय मींस ऑफ विच द अरेंजमेंट्स आर मेड इज एक्चुअली अवेल्ड ऑफ. आपको बात समझ में आती है? बोरो मनी में अगर कुछ गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है, तभी हम बोर्ड रेगुलेशन चाहिए. अगर वो बोनाफाइड नेचर का है कि कैश क्रेडिट चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, हमने छोटा सा टर्म लोन लिया है, तो उसके केस में उसके लिए हमें बोर्ड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. ई पॉइंट, टू इन्वेस्ट फंड ऑफ मनी. अब कंपनी ने पैसा रेज किया, कंपनी ने आपसे और मेरे से, हम दोनों कौन, शेयर होल्डर, कंपनी ने हमसे पैसा लिया और हमारा पैसा उठा के कहीं और भेज दिया, पैसा हमारा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है, हमारा पैसा किसी और कंपनी के पास चला गया, इसके लिए तो बोर्ड रेगुलेशन चाहिए चाहिए. बट इन्वेस्टमेंट भी एक कंपनी का पार्ट है. आप समझो अगर कंपनी के पास कोई अगर आइडल कैश पड़ा है तो वो इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, हमने कहा वो इन्वेस्ट कर सकता है, हमने उसको अनुमति दी, बट हमने उसको कहा यू आर ऑथराइज टू मेक एन इन्वेस्टमेंट. आपके पास पैसा पड़ा, आइडल पड़ा, ये थोड़ा ना बैंक में रखोगे, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हमारी तसल्ली के लिए आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा लो जिसके अंदर बोर्ड को आप बताओगे कि ये पैसा आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है आगे जाके. ठीक है. एफ पॉइंट, टू ग्रांट लोन और गिव गारंटीज और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन. इन्होंने बोला कि आप लोन भी दे सकते हो, किसी को लोन दे रहे हो, किसी के लिए गारंटी दे रहे हो, कुछ सिक्योरिटी को प्रोवाइड करा रहे हो. ठीक है. इसके अंदर भी हमारी आंखें खड़ी कि आप किसको लोन दे रहे हो, हमारा पैसा आप किसको दे रहे हो. हमने कहा ठीक है, आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराओ, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो और उस पर इंटरेस्ट कमाओगे, आप किसी को कोई गारंटी दे रहे हो, उस पर आप कमीशन ले रहे हो, तो बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड अगर ओके कर देगा तभी आप करोगे. ठीक है. अगला पॉइंट आया जी, टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना है तो पूरे बोर्ड की मीटिंग को बुलाया जाएगा, उसी के अंदर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होंगे. एच पॉइंट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी. हम बिजनेस की कंपनी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम दूर दूर अलग अलग काम कर रहे हैं. ठीक है. टू अप्रूव अमेलगमेशन, मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन. ये अमेलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन थोड़े से बड़े टास्क होते हैं, मतलब ये छोटे मोटे डिसीजन नहीं होते, तो मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ये डिसीजन नहीं ले सकता, उसको बोर्ड को बुलाना है. टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. आप बाहर की कंपनी को खरीद रहे हो जा जाके, अब वो कंपनी को जो आप खरीद रहे हो उसको आप एक्सेस पेमेंट कर रहे हो, आपका कोई किसी नोन की, आपके भतीजे की कंपनी है, आप ज्यादा पैसे देके तो नहीं खरीद रहे हो उसको, उसकी कंपनी चल नहीं पा रही, उसके प्रॉफिट्स हो नहीं रहे, तो आपने बोला नहीं नहीं तू टेंशन मत ले, मैं तेरी कंपनी खरीद लेता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है. तो ठीक है, अगर वो बोनाफाइड, अगर वो मेलाफाइड नेचर का है जिसके अंदर कुछ गलत इंटेंशन है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर उस परचेज को वो मना कर देंगे. ठीक है, हमें बात समझ में आती है. अब हमें ये बात सारी बोर्ड रेजोल्यूशन से होगी. अब इसके अंदर हमारी तीन बातों पे बात को हम अटका रहे हैं. कौन सी बात है? ए पॉइंट जो है कि कॉज मंगवानी है, ठीक है, वैलिड रीजन लगता है. बी पॉइंट, सिक्योरिटी को बाय करना है, कैपिटल से छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है, हमें बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, हम सिक्योरिटी को इश्यू कर रहे हैं, कैपिटल ऊपर नीचे हो रही है, हमें बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए. जब आई बात बोरो मनी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करना फंड के कंपनी को, जो कि रेगुलर नेचर का काम है, आप समझो बिजनेस चल रहा है तो पैसा इन्वेस्ट और ये सब कुछ होता रहता है, या लोन देना, सिक्योरिटी देना, लोन देना किसी चीज के बारे में, ये तीन काम डी, ई एंड एफ, ये जो लोन दिया जा रहा है कि बिजनेस नेचर का है कि क्या है, अपनी सब्सिडी को दे रहा है, किसको दे रहा है, ये जो डी, ई, एफ काम है, ये लगता है कि ये तो यार मतलब रोज का काम है. इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन थोड़ा सा मतलब कंपनीज एक्ट ने उसको थोड़ा सा मतलब वो डिफिकल्ट तो नहीं बना दिया है लोगों के लिए काम करना. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कंपनी ने क्या बोला. अभी पहले हम ये पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे निकल गए. ठीक है, अभी हम चलो आपको मैं बताता हूँ. परमिशन टू बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टू डेलीगेट सम ऑफ इट्स पावर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब पूरे बोर्ड को परमिशन दे दी गई
कि आप कुछ पावर्स को डेलीगेट कर दो। किसको डेलीगेट कर दो? मतलब बोर्ड में से कुछ बंदे को डेलीगेट कर दो, कुछ बंदे को डेलीगेट कर दो या मेन बंदे को डेलीगेट कर दो। ठीक है, हम पढ़ते हैं। द बोर्ड में बाय अ रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग डेलीगेट द पावर स्पेसिफाइड इन क्लॉज DEF, बोरो मनी, इन्वेस्टमेंट और लोन वोन देने वाली बात। हमने कहा ये आपके रोज के काम है, आप इसको डेलीगेट कर दो, जरूरी नहीं आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। वो डेलीगेट कर रहे हैं कि हाँ हम समझ रहे हैं आप क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, आप ये पावर हमसे ले लो, हमसे पावर ले लो। उनका ये सरदर्दी हमसे ले लो। द डेलीगेशन में बी मेड ऑन सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। हम क्या कंडीशन वो स्पेसिफाई कर देंगे। अगर उनको लग रहा है कि अगर इस नेचर की इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और इस बंदे को लोन दिया जा रहा है, आप समझो कि हम लोन दे रहे हैं अपने सप्लायर्स को कि आप हमारे लिए हमारा इनपुट हमें बना के दो, हमसे लोन ले लो आप, क्योंकि हमारे पास कोई सप्लाई के लिए कोई बंदा ही, हमारे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स है। तो ये रेगुलर नेचर की एक्टिविटी है। हमने क्या बोला, कुछ कंडीशन लगा दी कि आप इन इन सप्लायर को ही लोन दे सकते हो, इन इन एम्प्लॉइज को ही लोन दे सकते हो, आप इधर इधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप इस बैंक से इतनी इतनी लिमिट तक बोरो कर सकते हो। उन्होंने कंडीशन के साथ डेलीगेट कर दिया। ये आपके पास पावर जाती है, जाती है, जाती है। ठीक है, अब किसके पास ये पावर गई? ए पॉइंट, अ कमेटी ऑफ डायरेक्टर। हमने कमेटी बना दी डायरेक्टर्स की। हाँ, ये 2-3 डायरेक्टर के पास है, ये 2-3 डायरेक्टर रोज ही आ जाते हैं कंपनी में, इनको दे दो। या द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत काम कर रहा है, या तो हम सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दिया। थर्ड पॉइंट, द मैनेजर और एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच। ये ब्रांच कहां से आ गई? ब्रांच का प्रिंसिपल ऑफिसर। सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। ब्रांच के अंदर अब हमारा बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। अब ब्रांच वाले बंदे को अपने सप्लायर्स को क्रेडिट पे पैसा देना है, लोन देना है, क्यों नहीं दे सकता? वो दे सकता है लोन। वो दे रहा है कि ये लो मेरे से लोन लो और तुम मेरे को माल बना बना कर दो, मेरे को गुड्स बना कर दो ताकि मैं बेच सकूं। हमारी कोई सेल्स का लॉस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सामान ही नहीं था, मेरे पास रॉ मटेरियल, मेरे पास कुछ, हमारे पास गुड्स ही नहीं थे, फिनिश स्टॉक नहीं था, उसकी वजह से हमारे को लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अब ऊपर जा रहे हैं वापस। हमने के पॉइंट को थोड़ी सी गोची मारी, हम उसके पास वापस जा रहे हैं। के पॉइंट के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था जे तक, अब हम के पे आ गए। हाँ ठीक है। अदर मैटर एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 8 ऑफ द कंपनी। ये रूल्स वाली बात आपको समझ में आती है कि कुछ कुछ बातें हम रूल्स में लिख देते हैं, हम एक्ट में भी लिखते हैं और कुछ बातें हम रूल्स की तरफ भेज देते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम चीजें लगती है कि ये चीजों के ऊपर भी हमें रेजोल्यूशन देना जरूरी है, तो वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पार्ट पे प्ले करके वो ऐड कर देती है। नो पार्लियामेंट सेशन रिक्वायर्ड, उसकी मर्जी पे काम चलता है। ठीक है, दिस मैटर ऑल्सो टू बी एक्सरसाइज ओनली बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। उन्होंने क्या बोला? टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरियल पर्सन। अगर किसी की बंदे को आप हटा रहे हो तो आप ऐसे नहीं हटा सकते कि आप जाइए। उन्होंने बोला उसका वैलिड रीजन दो, बोर्ड को बुलाओ और उसको बताओ इसको हम क्यों निकाल रहे हैं, क्या पता उसको कुछ अंदर की बात पता चल गई। थर्ड पॉइंट, टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? आप और मैं, शेयर होल्डर्स। बट इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल जो सीएस होते हैं, सीएस वाला ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं, जो फंक्शनिंग रेगुलर बेसिस पे फंक्शनिंग चेक करते हैं कंपनी की, उसके केस के अंदर बोला कि ये बोर्ड के थ्रू अपॉइंट कराओ। ठीक है, अगर कोई चेक रख रहा है तो कोई बड़ा ग्रुप उसको अपॉइंट करे ना। ठीक है, परमिशन वाली बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इम्पोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन बाय शेयर होल्डर। हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि शेयर होल्डर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, हम उसी बात को पढ़ रहे हैं। सेक्शन के अंदर जो लिखा, द कंपनी थ्रू द जनरल मीटिंग हैज पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन ऑन एक्सरसाइज ऑफ बोर्ड ऑफ एनी ऑफ द पावर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 179। कोई भी पावर है उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, कोई भी पावर पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। वो कहेगी कि आपको ये कंपनी एक्ट ने बोला है कि आप बोर्ड रेजोल्यूशन से पास करा सकते हो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हम, आप तो इसको, आप हमारे पास आओ, अब हमारे पास आके जनरल मीटिंग या फिर कोई मीटिंग बुला के हमारे से रेजोल्यूशन पास कराओ, तब जाके ये वाली बात हम मानेंगे। हम कंपनी एक्ट को थोड़ा सा हार्श कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स कर सकते हैं हार्श। ठीक है, कंपनी एक्ट को लीनियंट नहीं, हार्श करा जा सकता है। ठीक है, एग्जेम्पशन टू बैंकिंग कंपनी। अब आगे बात बैंकिंग कंपनी जिसका काम ही लोन लेना देना, इन्वेस्टमेंट करना है। चलो,
The acceptance of deposits of money by banking company in the ordinary course of business from the public, which is repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, other and otherwise, shall not be deemed to be a borrowing of money within the meaning of section 179. डी पॉइंट के अंदर बोला गया था कि बोरिंग के ऊपर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। अब सोचो बैंकिंग कंपनी के लिए कितना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने कहा बोरिंग मनी, उसको हम बोरिंग मनी मान ही नहीं रहे, तो उधर काटा मार दिया बैंकिंग कंसर्न। फर्दर, द प्लेसिंग ऑफ मनी ऑन डिपॉजिट बाय बैंकिंग कंपनी with another banking company on such condition as the board may prescribe shall not be deemed to be making of loans by banking company within the meaning of section 179। जो हम किसी को लोन दे रहे हैं, जो बैंक लोन दे रहा है, उसको बोला वो लोन है ही नहीं इस सेक्शन के लिए सिर्फ, ताकि ये सेक्शन कंप्लाई हो जाए उसका। समझ में आ रही है बात? ओके। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, कुछ पावर्स। अब हमने कहा कि बोर्ड साहब आपके पास ये पावर्स नहीं है, तो थोड़ा सा आप ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक है? आपके पास पावर्स हमने आपको बहुत सारी दे दी है, बट कुछ पावर्स आपके पास नहीं है, इसके लिए आप ओवर स्मार्ट नहीं बनोगे, ठीक है? क्या बोला गया? मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। आप और मेरा स्टैंप लगेगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 180 द following are the matters in respect of which board shall exercise the power within the consent of company by special resolution and not on its own simply by passing a board resolution at the board meeting। इन बातों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन 75%, ओके, ठीक है? 75% आए, यस, तभी जाके होगा वो, ठीक है? ए पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात है तो वो बात बहुत ही मतलब तीखी नेचर की, थोड़ी सी मतलब उस बात को आपको ध्यान देके सुनना पड़ेगा कि ये बातों पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब कुछ बहुत ही तगड़ा ऊपर नीचे होने वाला है कंपनी के अंदर। क्या? ए पॉइंट, टू सेल और लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी का भाई एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल पार्ट ही बेच दिया गया है। मेरी कंपनी बेच दी गई, मुझसे पूछा नहीं क्या? नहीं, आपसे पूछेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के आपसे पूछेंगे, ऐसे वो बेच ही नहीं सकते, ठीक है? टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर और अमलगमेशन। इधर एक प्रीटेक्स्ट पहले वाली बात आई गई कि अगर मर्जर और अमलगमेशन हुआ है तो मोटा पैसा, बिग मनी एक कंपनी के पास आई होगी, उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप वो ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इंडियन ट्रस्ट एक्ट जिसमें जो सेफ सिक्योरिटीज है ना, उनके बारे में बताया गया, अगर उन सिक्योरिटीज के अलावा कहीं आप पैसा जमा करा रहे हो, उस वो इतना हैवी अमाउंट को आप कहीं और जमा करा रहे हो ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा, तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को बुलाओ, उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, ठीक है? हम पढ़ते हैं फिर से इसको एक बार। टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी द अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमलगमेशन, इट implies that if the investment of compensation amount is made in trust securities there is no need to obtain consent of the members through a special resolution। इसमें बोल दिया गया अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करी गई है तो हमें कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सी पॉइंट, टू बोरो मनी। अब इधर बोरो मनी की बात है, बोरो मनी के लिए हमने पढ़ा है कि बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पावर को डेलीगेट भी कर सकता है, किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर या कमेटी ऑफ डायरेक्टर को। तो यहाँ पे कौन सा बोरो मनी आ गया? इस बोरो मनी को स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि कौन सा बोरो मनी है। सुनते हैं, ये कौन सा बोरो मनी है? टू बोरो मनी वेयर द मनी टू बी बोरोड टुगेदर विद मनी ऑलरेडी बोरोड। इधर टोटल बोरोइंग की बात कर रही है कि कितना बोरो कर लिया और कितना आप बोरो करने का सोच रहे हो। बाय द कंपनी विल एक्सीड एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी लोन्स obtained from the company's banker in the ordinary course of business। इसने क्या बोला कि जो हमारा पैसा है, जो हमारी पूरी कंपनी ने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया, जो हमने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने और मैंने जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल प्लस हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारा सारा पैसा, इससे ज्यादा पैसा बोरो करने की बात कर रहे हैं। आप समझो कि आपकी लायबिलिटी के ऊपर बात आ रही है, आपके पास इतना पैसा है ही नहीं जितना आप बोरो करने की बात कर रहे हो, तो आपकी आपकी अप्रूवल लगेगी ना। आपके अप्रूवल के बिना वो आपसे मतलब अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो आपकी जेब से पैसा जाएगा। बात समझो, अगर आपके कुछ कॉल्स वॉल्स बचे, वो बुला के आपसे पैसा लेंगे कि हमें कॉल्स के पैसा दो, हमें लिक्विडेशन में चले गए, हमें देना। अगर आपने सारी कॉल्स दे दी फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है?
पढ़ते हैं हम। इधर क्या बात आ गई, वापस पढ़े। टू बोरो मनी, जो हमारी क्या कहते हैं लोन है ना, क्या बोरो मनी, जो हम पैसा बोरो कर रहे हैं वो हमारी कैपिटल हमारे प्रॉफिट से ज्यादा है। बात हमने यही है, इससे ज्यादा नहीं है। इसके अंदर अगर हम अपने बैंकर से ऑर्डिनरी कोर्स में ले रहे हैं पैसा, वो वाला इंक्लूड नहीं होगा। टेम्परेरी लोन है वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। लिमिट ऑन बोरिंग नीड टू बी स्पेसिफाइड। जब स्पेशल रेजोल्यूशन करने की बात आई, स्पेशल रेजोल्यूशन में हमने कंपनी से पूछा। अब सुनो सिचुएशन क्या है कि कंपनी का बोर्ड हमें कह रहा है, उन्होंने मीटिंग बुला ली शेयर होल्डर्स की। अब वो शेयर होल्डर को कह रहे हैं कि हमारे ये प्लान्स हैं, हमें ज्यादा पैसे बोरो करने पड़ेंगे। हमने कहा ओके, आप हमें प्लान बताओ। उन्होंने हमें प्लान बताया कि वो कहाँ का इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका और मेरा, हम बैठे हैं शेयर होल्डर, हम बात कर रहे हैं। हमने कहा यार इसकी इन्वेस्टमेंट तो अच्छी लग रही है, उनके प्लान इज गुड, मतलब हमें रिटर्न अच्छे आ सकते हैं। हमने कहा ओके बोर्ड यू आर ऑथराइज्ड। हमने कहा ओके बोर्ड यू आर ऑथराइज्ड। जब आपने यहाँ पे उसको ऑथराइज कर दिया, आपको अमाउंट भी बतानी जरूरी है कि कहां तक। कोई तो लिमिट बताओगे ना कि जितना मर्जी बोरो करते रहो, इस लिमिट तक आप बोरो कर सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा बोरो करोगे, आप फिर से हमारे पास परमिशन लेने के लिए आओ। लॉजिक बनता है। हाँ, हम पढ़ते हैं कि क्या है। Limit on borrowing need to be specified. Section 180 subsection 2 requires that every special resolution passed by the company general meeting in relation to the borrowing shall specify the total amount up to which the monies may be borrowed by the board of director. उन्होंने कहा टोटल अमाउंट पे एक बता दिया कितना अमाउंट तक आप बोरो कर सकते हो। Thus, the board cannot be given blanket power. हमने कहा कि जितना मर्जी बोरो करो, ये नहीं हो सकता। To borrow money up to any extent of its choice, बट द स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट दैट कैन बी बोरोड। आपको इंटेंट समझ में आया कि मैं टोटल अमाउंट क्यों कैप क्यों लगाया, कि इससे ऊपर अगर आप बोरो करोगे फिर से रेजोल्यूशन के हमें बुलाइए। हम नहीं चाहते कि हमारा क्या कहते हैं लेवरेज ज्यादा हो, कि ज्यादा हमने लोन से पैसा ले रखा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। टू रेमिट, इधर आगे बात कि हम किसी डायरेक्टर को फेवर कर रहे हैं। टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। किसी डायरेक्टर को कंपनी ने लोन दिया, दे सकता है, एम्प्लॉइज को लोन देते हैं ना। हाँ, उसको घर बनाना है, उसको कार लेनी है, कुछ भी लेनी है, उनको लोन दिया। अब वो डायरेक्टर कह रहा है कि मुझे कुछ टाइम दे दो ये लोन रीपेमेंट करने का। अगर वो बोर्ड रेजोल्यूशन से ये काम कर लेता, तो बोर्ड तो उसके भाई बहन है, रोज उनके साथ लंच कर रहा है ना, उसकी बात मान सकते थे। इसीलिए पावर को बोला गया कि इसके लिए आप मेंबर से बात करो। अगर आपको अपना लोन थोड़ा सा कटवाना है, थोड़ा सा रीपेमेंट डिले करवाना है, तो आप प्लीज मेंबर से जाके बात करो। Thus, if any debt is repayable by a director, then it cannot be remitted or its repayment time cannot be extended. Extend नहीं होगा unless consent by passing a special resolution is given by the company. जब तक कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन में ओके नहीं दिया, आपने और मैंने ओके नहीं दिया, तब तक उसके उसके हम डेट को रेमिट नहीं कर सकते और उसका रीपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स। अब आगे बात कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। ये हमारा पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैरिटेबल फंड्स के लिए। बातें सही हैं, बट हमारा दिल दुखता है कभी कभी कि हमसे पूछे बिना कैसे आप पेमेंट कर रहे हो, हमारा पैसा और मजे आप ले रहे हो। चलो हम पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी बियॉन्ड सर्टन लिमिट। इन्होंने कहा एक लिमिट से ऊपर अगर आप चैरिटी कर रहे हो ना, तो आपको क्या कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना जरूरी है। स्पेशल रेजोल्यूशन की बात यहाँ पे खत्म हुई है। यहाँ पर बात हुई है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की। चैरिटी करने के लिए उन्होंने बोला कि हमें स्पेशल नेचर का नहीं है, अब चैरिटी करने के लिए ऑर्डिनरी नेचर का रेजोल्यूशन पास करवा दो। ठीक है। अब इन्होंने बोला किस किस टाइप के चैरिटेबल फंड्स होंगे जिसके अंदर आप कर सकते हो, किस टाइप के स्पेसिफिक नहीं बताया, बट इसके ऊपर लॉ क्या बोलता है, इसके अंदर एक सेक्शन भी हम वो पढ़ते हैं। क्या है हमें बताओ। कंपनी टू कंट्रीब्यूट, अब चैरिटेबल फंड्स के ऊपर वो कंट्रीब्यूट करने जा रही है। आपकी मेरी परमिशन लगेगी, मैं समझ में आता है, मैं OR पास करना है। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन के 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के अंदर ये आ सकता है। ठीक है। लिमिट ऑन कंट्रीब्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड इज एम्पावर्ड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड। इधर बोल दिया कि बोर्ड अपने बलबूते इतना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है। कितना पैसा? 5%। 5% किसका? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% तक बोर्ड दे सकता है। अगर इससे ऊपर कंट्रीब्यूट करना है, तो आपका और मेरा OR लगेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। चलो ठीक है।
where the above limit is exceeded. ठीक है, in case aggregate contribution amount in any financial year is beyond the limit specified by for the board, prior permission of the company in general meeting shall be required for such contribution. हमने पढ़ ली बात, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग टू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। बेटा इसकी सिर्फ ये हेडिंग ही ऐसी है, अभी हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। लॉ कौन बना रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर के अंदर जाके बनाती है। अब सोचो उन्होंने अपने लिए क्या लॉ बनाया कि इनको कंट्रीब्यूशन करा जा सकता है, कितना लिमिट में करा जा सकता है, किसकी परमिशन लगेगी। अभी हम इसको पढ़ते हैं, कोई नहीं हंसेगा, कोई दिल पे बात नहीं लेगा, ठीक है। Contribution by a company to a political party. A company is permitted. A company is permitted to contribute any amount, directly or indirectly to any political party. जितना पैसा दिल खोल के देना है तो, जिस मर्जी को दो, जैसे मर्जी दो। Notwithstanding anything contained in the provision of Companies Act 13. पूरे Companies Act में कुछ भी हम नहीं देख रहे, जितना पैसा देना है दो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है, क्योंकि उन्होंने ही लॉ बनाया, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट द सेक्शन इतना हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट। पूरे एक्ट को ही ओवरराइड कर दिया पॉलिटिकल पार्टियों ने। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुंह ऐसे करके पास कराया था कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे, बट उन्होंने पास करा लिया। सुनो, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को भी डिफाइन कर दिया, जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन इतना ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बेटा यहाँ रजिस्टर्ड होती है, दिल पे लेने की बात नहीं है, ठीक है। कंपनी इज नॉट अलाउड टू कॉन्ट्रीब्यूट। अब इधर क्या बोला कि कौन कौन सी कंपनियां अलाउड नहीं है। अच्छा बेटा ऊपर 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 अभी हम चलो इस पूरे सेक्शन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक थोड़ी सी और बात बताऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि कौन कौन सी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर आप इन पावर हो, मोदी गवर्नमेंट इन पावर है, वो इंडियन ऑयल या फिर कोई और कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसको बोल सकते हैं कि आप बीजेपी को कंट्रीब्यूट कर दो, वो नहीं बोल सकती। ये तो सेंस बनता है कि वो इंडियन ऑयल को पूरा होल्ड करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने कर रखा है, वो बोलने को बोल सकते हैं और उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो एम्प्लॉइज है, बट एक्ट ने मना कर दिया। द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट अलाउड टू कंट्रीब्यूट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ए, अ गवर्नमेंट कंपनी and a company which has been in existing for less than 3 years. 3 फाइनेंशियल ईयर से कम की अगर उसकी एग्जिस्टेंस है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। अच्छा, हमें गवर्नमेंट कंपनी का लॉजिक समझ में आता है। अब ये 3 फाइनेंशियल ईयर की क्या बात आ गई, ये 3 फाइनेंशियल ईयर की क्या बात आ गई, ये क्यों लिखा गया? इसका लॉजिक क्या समझ में आता है कि कभी कभी इनको जो जिसने लॉ लिखा उसका इंटेंट ये था कि अगर कुछ कंपनी फॉर्म हुई है और वो स्टार्टिंग से ही कंट्रीब्यूट करने लगती है, तो वो जो लॉ लिख रहा है वो मानता है कि ये कंपनी को पॉलिटिकल उसके लिए ही बनाएगी, कि पॉलिटिकल पार्टी में जो इन्वेस्ट करे ये कंपनी बनी ही उसके लिए। इसलिए यहाँ पे बात लिखी गई, ये कंपनी का फॉर्मेशन ही पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए हुआ। तो उन्होंने बोला कि जिसको जो लेस देन 3 फाइनेंशियली जिसने काम नहीं किया होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो 3 साल काम करने के बाद ही आप कंट्रीब्यूट करें। चलो ठीक है। प्रोसीजर ऑफ मेकिंग कंट्रीब्यूशन, प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। अ कंपनी शैल मेक द कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी ओनली आफ्टर अ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग बाय मेकिंग सच कंट्रीब्यूशन इज पास्ड एट अ मीटिंग। चलो, ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहां पर बात आई आपसे और मेरे से नहीं पूछा जा रहा, अभी हमें किनारे कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी ने हम दोनों को किनारे कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे दी कि आप शेयर होल्डर का पैसा उठा के दे दो, आप शेयर होल्डर का पैसा उठा के दे दो। समझ रहे हो बात? हमें मतलब एक्ट ने परे कर दिया, हमें एक्ट ने दूर कर दिया। एक्ट कह रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए क्या कहते हैं डोनेशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसीजन ले सकता है? कोई नहीं, होता है बेटा, होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन इफेक्ट सच रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी जस्टिफिकेशन इन लॉ फॉर द मेकिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑथराइज्ड बाय इट। ठीक है जी। डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कुछ कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूशन ना लगे, कोई ऐसे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी को। देखो ये इंडिया है, यहाँ पे हर चीज पॉलिटिक्स से लिंक्ड है, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं इंडिया के अंदर लोग, पहले लॉ को पढ़ के उसको तोड़ने का तरीका पहले निकालते हैं कि इसको हम तोड़े कैसे। तो ये कंट्रीब्यूशन ना लगे तो लोग किस तरह से पैसा दे रहे थे पॉलिटिकल पार्टी को, कि जनरली पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक न्यूज़पेपर होता है, तो कंपनियां उसके अंदर दे एडवर्टीजमेंट पूरे पेज एडवर्टीजमेंट, रोज के रोज एडवर्टीजमेंट दी जा रही थी, जिस चक्कर में उस पेपर वाले को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बट मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, जैसे सामना पेपर है, नेशनल हेराल्ड पेपर है, इन सब के अंदर एडवर्टीजमेंट
कर रही हैं जो कंपनियां, उनको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम डीम्ड कर लेंगे कि आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं किया अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी न्यूज़पेपर में, या इसको हम इनडायरेक्टली बोलते हैं इसको। ठीक है, हम पढ़ते हैं, इन एडिशन टू मेकिंग एनी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन आर आल्सो डीम्ड एज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। क्या? और डोनेशन, डायरेक्टली डोनेट कर दिया, इन लो डोनेशन ले लो। और डोनेशन और सब्सक्रिप्शन और पेमेंट गिवन बाय अ कंपनी टू अ पर्सन हु to its knowledge is carrying on any activity which at the time at which such donation or subscription or payment was given can reasonably be regarded as like to affect public support for a political party। हमने किसी पार्टी को डोनेशन दिया, सब कुछ दिया जो likely to affect, मतलब can reasonably regarded as likely to affect the public support for a political party। हमने किसी को पेमेंट करी जो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी के लिए सपोर्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रामदेव जी की बात करी जाए, अगर रामदेव जी को डोनेशन जा रहा है, यहाँ पर रामदेव जी की बात चल रही है, कैन रीजनेबली रिगार्डेड, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने किसी बंदे को दी, क्या करी, कैन रीजनेबली रिगार्डेड एज लाइकली टू इफेक्ट द पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। रामदेव जी बोलते हैं, बाबा रामदेव जी कि एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी पार्टी को आप वोट दो, तो अगर हम उसको रामदेव जी को डोनेशन दे रहे हैं तो वो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मानने से अगर क्या फर्क पड़ा, मान लो जिस मर्जी को मानना मान लो, मान तो लो, बट इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने डोनेशन दिया। वैसे आपको डोनेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बट ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसीलिए कह रहे हैं। फिर आगे जाके कहेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट निकलेंगी, पीएनएल निकलेगा, हाय हाय इसने तो कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ये बंदा ठीक नहीं है, समझ रहे हो। चलो बी पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ कंपनी और एनी एडवर्टीजमेंट इन अ पब्लिकेशन, ये एडवर्टीजमेंट वाली बात आ गई। ठीक है, इन अ पब्लिकेशन बीइंग इन द नेचर ऑफ सोवेनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट, कुछ भी तरीके से अगर हमने कोई एडवर्टीजमेंट करी, पेमेंट करी, उसको हम मान लेंगे कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही है। सच पब्लिकेशन इज बाय और बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो पब्लिकेशन पॉलिटिकल पार्टी ही कर रही है या उसके बिहाफ पे कोई कर रहा है। ठीक है, एंड वेयर सच पब्लिकेशन इज नॉट बाय और ऑन बिहाफ बट द एडवांटेज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई किसी के बिहाफ पे नहीं है, बट वो जो पर्टिकुलर पेपर है वो एक ही बंदे की तारीफें करता रहता है, या फिर वो एक पर्टिकुलर किसी चीज को फेवर करता है, मतलब ये इम्प्लाइड है। तो ऐसा करते हैं, या तो कोई किसी के अगेंस्ट ही बोलता रहता है, ठीक है, उसके चक्कर में लिखा ना, सिर्फ एडवांटेज ही लेकर, डिसएडवांटेज ही नहीं लिखा। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ कंट्रीब्यूटेड अमाउंट। अब हमने ये बात तो आई कि हमें डीम्ड कंट्रीब्यूशन मांगे, सब कुछ मान लिया, प्रोसीजर दे दिया आपने, ठीक है, और अलाउ भी कर दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ा, उससे फर्क ये पड़ा, every company shall disclose in its profit and loss account the total amount contributed by its under section 182 during the financial year to which the accounts relate। उन्होंने बोला इसका आपको डिस्क्लोजर करना जरूरी है। आगे जाके अगर कुछ गड़बड़ मिलती है कि आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, कुछ मिला, कुछ मतलब पेमेंट इधर उधर हुई, तो एक बेटर लोगों को व्यू रहे, पॉलिटिकल जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको भी ध्यान रहे, और बाकी जनरल पब्लिक को भी दिखता रहे कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182 शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मोड्स। कैसे? एक अकाउंट पे चेक, जो बैंक, हमें अकाउंट पे चेक, कैश वैश नहीं देना, ठीक है, अकाउंट पे चेक से होता है। बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट जो होगा, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट इशूड पर्सुएंट टू एनी स्कीम नोटिफाइड अंडर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेन क्रक्स ये है कि कैश नहीं देना, अकाउंट पे ही चेक, डीडी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो एनईएफटी, आरटीजीएस, इन तरीके से देना है, कैश से नहीं देना। ठीक है, हम इन दो बातों को अभी कंपेयर करें, इन दो बातों को हम भी पढ़ रहे हैं। कौन सी दो बातों को हम पढ़ रहे हैं? पनिशमेंट हम पढ़ेंगे, पहले हम दो बातों को पढ़ रहे हैं। हम क्या बात पढ़ रहे हैं? एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर कुछ, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन जा रहा है, और एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन जा रहा है। चैरिटेबल पार्ट कंट्रीब्यूशन अगर हो रहा है, अगर वो 5% तक हो रहा है, किसके 5% तक? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% तक हो रहा है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ही कर सकता है वो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर वो उससे एक्सीड कर रहा है तो आपको जनरल मीटिंग बुलाओ और OR पास कराओ, हमारे मेंबर्स आपसे मुझसे परमिशन लो। ऑन द अदर हैंड, पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो नो रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, कंपनी के मेंबर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने अपने पान के दे सकते हैं।
ठीक है, उन्होंने बोला बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू आप पेमेंटें कर दो। थोड़ा बहुत उन्होंने बोला कि क्या-क्या प्रोसीजर क्या होगा, आपको पीनल के अंदर दिखाना है, ये दिखाना है, कैसे पेमेंट करनी है, कैश में नहीं करनी, ये सारी इंसिडेंटल बातें उन्होंने बोल दी। मेन बात ये है कि आप कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा पैसा उठा के दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है चलो, हमने कहा ओके चलो, अब जो बात होगी लिख दी तो लिख दी। हम पढ़ते हैं इसके अंदर पनिशमेंट। अगर किसी ने इसके इन इन चीजों को कॉन्ट्रावीन किया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर कैश में पेमेंट कर दी, तो कंपनी, अगर किसी ने कैश 1 करोड़ रुपए कैश दे दिया, ठीक है, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन अप टू 5 टाइम। 1 करोड़ का कैश दिया तो 5 करोड़ तक का आपको मतलब पेनल्टी लग सकती है। 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सो मेड, every defaulting officer shall be punishable up to 6 months in jail with fine of up to 5 times of the amount of contribution so made। डिफॉल्टिंग ऑफिसर पे भी पेनल्टी है, उसको 6 महीने की जेल तक हो सकती है, साथ में उसको 5 गुना कंट्रीब्यूशन, 5 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन जो किया उसकी पेनल्टी लग सकती है, और कंपनी को भी 5 टाइम तक की कंट्रीब्यूशन की पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन इन्होंने हमसे जबरदस्ती ले लिया, बट आपके अंदर का देशभक्त, आपके अंदर का पेट्रियोटिक, मतलब एक इंडियन, मतलब कि हाँ मैं इंडियन हूँ, प्राउड टू बी एन इंडियन और सब कुछ, वो कहता है कि अगर कभी कंट्री को मेरी जरूरत है तो आप मेरे से मत पूछो, मेरा पैसा ले लो। ऐसा है, सुनो, इस सेक्शन के अंदर वो बोला गया, पावर ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। आप और मैं अग्री करेंगे, ठीक है, इनको आपने दे दिया, हम फिर भी मान लेंगे इन, बट पॉलिटिकल पार्टी, बट क्या कर सकते हैं बेटा, ये यही लॉ है। ठीक है, नेशनल डिफेंस फंड के अंदर देना है। हम एग्जांपल लेते हैं कि नेशनल, एक हमारी फोर्ड की फैक्ट्री थी, यूएस के अंदर फोर्ड की फैक्ट्री थी, जब यूएस के अंदर सिविल वॉर या ये सारी वॉर चल रही थी, तो रातों रात फोर्ड की फैक्ट्री, सबसे बड़ी फैक्ट्री थी वर्ल्ड की वो, उस फैक्ट्री को रातों रात मिलिट्री के लिए टेक ओवर कर लिया गया था। वहां पे फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स बन, जो मिलिट्री के लिए गन्स और सब कुछ बन थे, वो बनने स्टार्ट हो गए थे। तो फोर्ड भी खुश हुआ होगा कि मैं अपनी कंट्री के काम आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि हमें नेशनल डिफेंस फंड को अगर कंट्रीब्यूट करना है, पहली बात तो इसके लिए क्या कहते हैं, आपकी मेरी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बाहर कर दिया गया, तो नेशनल डिफेंस फंड को अगर कंट्रीब्यूट करा तो आप और मैं खुद ही बाहर चले जाएंगे, नहीं हमें कोई, हमसे अप्रूवल मतलब अगर चाहिए तो ले लो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट टू नेशनल डिफेंस फंड एंड अदर फंड एज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि इस डिफेंस फंड में आप पैसा डालो, जरूरत है हमारी कंट्री को, नो लिमिट। Contribution to National Defense Fund or any other fund approved by central government for the purpose of national defense, सिर्फ नेशनल डिफेंस के लिए बोला गया, कैन बी मेड विदाउट एनी लिमिट। आप पूरी कंपनी लुटा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बी, एक्सरसाइज ऑफ पावर, द पावर टू मेक सच कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे हमें, हम चले गए खुद, हम खुद जा रहे हैं कि नहीं, अगर नेशनल डिफेंस के लिए चाहिए तो आप ले लो हमसे जो लेना है, जान मांगू वो दे देंगे। ठीक है, बी पॉइंट, एनी पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं ये वाला कंट्रीब्यूशन, या एनी पर्सन और ऑथराइज और अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द कंपनी इन जनरल मीटिंग। इन्होंने और लिख के बोल दिया कि या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दो, या तो कोई भी पर्सन कर दो जो ऑथराइज्ड है, मैनेजिंग डायरेक्टर कर दो, या फिर कुछ और भी कर दो, जनरल मीटिंग को बुला के कर लो। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट, इस सेक्शन में ओवरराइडिंग इफेक्ट देना भी जरूरी है। सेक्शन 183 has overriding effect, that is contribution may be made notwithstanding anything contained in section 180, 181 or 182 or any other provision of company act। पूरे कंपनी एक्ट को, पूरे मेमोरेंडम को, पूरे आर्टिकल्स को, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी, कुछ भी दे रखा था, सब कुछ ओवरराइड करते हुए ये वाला सेक्शन आगे बढ़ता है। ये सेक्शन सबसे ऊपर है बेटा। अगर कोई कभी खुदा ना, मतलब कभी ऐसा ना हो कि कभी कुछ वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये सेक्शन से सारी कंपनियां दिल खोल के पैसा दे सकती हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टोटल अमाउंट और अमाउंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय टू द नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर अप्रूव्ड फंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच द अमाउंट रिलेट्स। बात इतनी ही है, इतनी ही है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था ना, आई होप आपको लगा हो। ठीक है, अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, चैप्टर हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड बाय बाय।